आज जन्मदिन का अवसर है, तो आज का कार्यक्रम मैं पेरियार ललई सिंह यादव जी को समर्पित करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। साथियों, भारत देश में एक अजीब विडंबनाएं पैदा हो चुकी है और भारत देश की जो राजनीति की दशा और दिशा है उसको समझना बहुत ज्यादा जटिल हो चुका है और साधारण आदमी को भारत की राजनीति समझ में नहीं आ रही है। और जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, बहुतायत समाज अनपढ़ और गंवार है, तो उसको समझ में आने का कोई अभी भी सवाल पैदा नहीं होता है। और जब देश की राजनीति की दिशा और दशा को आप समझेंगे, तब आप देश की राजनीति को बदलने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा प्रयत्न करने का काम आप नहीं कर सकते। और इस देश की यह विडंबना है कि भारत देश में अनुसूचित जाति के अंदर भी पार्टी बनाई गई, पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी राजनीतिक पार्टियां बनाई और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई लोगों ने भी राजनीतिक पार्टियां बनाई। और 74 साल में हम लोग हर बार इस आशा उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि इस बार वोट देने से हमारी समस्या कम होगी। लेकिन साथियों, समस्याएं कम नहीं हो रही है, बल्कि समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पे इस देश की राजनीति को समझना पड़ेगा। और भारत देश में जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना है वो शून्यता की ओर पे जा रहा है। और लोग कहते हैं कि भारत में हम लोग सामाजिक और राजनीतिक चेतना है, ये गलत बात है, इस अंधविश्वास है, ये पाखंड है कहना। भारत देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां बची हुई है, या तो जाति के आधार पर राजनीति करती है, या तो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, या तो साथियों क्षेत्र के आधार पर राजनीति कर रही है, या तो एक विशेष वर्ग के आधार पर राजनीति कर रही है। इसके ऊपर उठ के कोई इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के हित और कल्याण में राजनीति नहीं हो रही है। नहीं तो 74 साल में हम इस आशा उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि इस बार हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन साथियों, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि जो समस्याएं हमारे महापुरुषों ने जिन समस्याओं का समाधान कर दिया था, वो भी समस्याएं पुनर्जीवित हो गई। और समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि समस्याओं का अंबार लग गया। तो निश्चित तौर पे देश की राजनीति की परिस्थिति का हम लोगों ने परिकल्पना नहीं किया कि आखिर क्या हो रहा है देश में। और किसी न किसी जाति और धार्मिक पीड़ा से ग्रसित होकर हम भारत में राजनीति कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। और भारत की राजनीति झूठ के आधार पर राजनीति डेवलप हो गई और निरंतर झूठ पैदा किया गया। और ऐसा कहा गया हमारे समाज में लोगों को कि राजनीति अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है, ये अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो अच्छे लोग अगर शासक नहीं बनेंगे, अच्छे लोग अगर राजा नहीं बनेंगे, तो राज सत्ता अच्छे ढंग से कैसे चलेगा, सवाल पैदा होता है। ये हमारे लोगों को समझाया जाता है, अरे राजनीति ये कचरा है, राजनीति ये दलदल है, राजनीति सही नहीं है, राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति इसलिए लोग कहते हैं, प्रचार प्रसार किए कि जो राजनीति का आनंद ले लिए, जो फल चख लिए, वो ऐसा मानते हैं इस समाज में राजनीति का फल कोई चखना नहीं चाहिए और राज सत्ता उनके नियंत्रण में, उनके इर्द गिर्द घूमते रहनी चाहिए। ये लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसलिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे नेताओं ने, हमारे बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारियों ने भी हमारे समाज को जगाने का काम नहीं किया। और जब जगाया ही नहीं, तो जागृत समाज आंदोलन करता है और सोया हुआ समाज कभी कोई आंदोलन किया हो, ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है।
अब झूठ के आधार पर राजनीति कैसे चल रही है? आपने देखा 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया, और वादा क्या था साथियों? ये वादा था कि भारत देश में भ्रष्टाचार का पैसा कहां चला गया है? स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में। और वो पैसा चला गया है तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो भ्रष्टाचार से गया हुआ पैसा, ब्लैक मनी, काला धन हम भारत में लाएंगे। और बड़े ही स्टाइल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अरे जैसे ही हम सरकार बनाएंगे 15-15 लाख यूं ही खाते में आ जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने? 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। तो जब सरकार बन गई तो लोगों ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी 15 लाख तो आए नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और हमारे समाज के कुछ लोग तो इतने बावले हैं, चूंकि उनको समझ में नहीं आया कि आप लोग देखते होंगे पान की टपरी भी है शायद अगल बगल कहीं, तो पान कोई खाता होगा तो पान के ऊपर एक पतला सा चूना लगाया जाता है और ज्यादा कत्था लगाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोटा चूना लगाया, हल्का कत्था मारा, और जब हमारे लोग पान खा लिए तो जब मुंह कट गया तो जीभ कट गई, तब पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को चूना लगा दिया। पहले नहीं पता चला, और तब चूना पता चला कि चूना लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और जब लोग कहे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के गरीब जनता को भी चर्बी चढ़ रही है, 15 लाख का ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए जो इनके पास 1000-1500 वो भी निकालना है हमें। वो प्लान बनाया, और प्लान आप लोग भी समझ नहीं पाए। और तो और साथियों, इतने साल शासन करते हुआ बीजेपी को आज तक हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग समझ में नहीं आया उसको। क्यों 15 लाख देने का जो आश्वासन था, हमारे गरीब जनता से उन्होंने पैसा निकाल लिया। कैसे निकाला? उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम रखा जन धन योजना। आपने अब सब समझ में आएगा आपको कि कैसे उन्होंने पैसा निकाला। तो नाम रखा जन धन योजना, और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि खाता क्यों खुलवाया गया बैंक में, वो भी जीरो बैलेंस पे। जनता का खाता धन लाने की योजना के लिए खोला गया। सुनने में अच्छा लग रहा है। और कहा गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जीरो बैलेंस पे जल्दी खाता खुलवाओ, नहीं तो सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। यही कहा गया। हमारे लोगों ने खुलवाया, और बैंक के लोगों ने कहा, नरेंद्र मोदी जी वैसे ही हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, अगर आप खाता खुलवा रहे हो तो बैंक पे लोड बढ़ेगा, और हमारे पास वो भी जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा रहे हो। तो कहा, आप मत परेशान होइए, इस गरीब जनता का कैसे बंदोबस्त किया जाता है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसका मैं मास्टर आदमी हूं। तो मास्टर ने क्या प्लान बनाया? पहले खाता खुलवाया, उसके बाद प्लान बनाया, कहा अब 500 से अगर कम पैसा रहेगा और 1000 से कम पैसा रहेगा तो अपने आप वो अकाउंट बंद हो जाएगा। हो गया? तो बैंक ने कहा, तो हमारे लोगों को लगा खून पसीने के कमाई, वो जाके बैंक अकाउंट में 200, 500, 400, 1000 डाल दिए। तो बैंक वालों को कहा, अब आ गया अकाउंट में पैसा? तो कहा हाँ आ गया। अब तो कहा, अब एक काम करो, आप मिनिमम बैलेंस चार्ज काटना शुरू करो, बैंक सर्विस चार्ज काटो, मोबाइल अलर्ट सर्विस चार्ज काटो, और एटीएम का चार्ज काटो, एटीएम सर्विस चार्ज। और काटते काटते सबका जीरो बैलेंस पे ब्लॉक हो गया अकाउंट। तो जो 1500 था भी, वो भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ले लिया गया। और हमें नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी ये झूठे और फरेबियों की पार्टी है। वो कैसे पता चला? तो इस तरीके से पता चला। अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मीडिया वालों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा
ये बताइए, आपकी पार्टी ने 15 लाख देने के लिए कहा था, दिया नहीं अभी। तो उन्होंने कहा, मीडिया के सामने कहा था, मीडिया के सामने कहा ये तो एक जुमला था। जुमला का अर्थ आप लोगों को नहीं मालूम होगा। जुमला का अर्थ होता है महाझूठ, महाफरेब, महाधोखा, महाचीटर, महाफ्रॉड। तब हमें पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बताए कि हमारी पार्टी ये झूठों की पार्टी है, ये फरेबियों की पार्टी है, ये धोखेबाजों की पार्टी है। तब हमने निगाह रखना शुरू किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कह रहे हैं तब तो भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला उन्होंने मुद्दा उठाया कि अब की बार तो सरकार बना चुके, तो अब 15 लाख के लालच में लोग नहीं फंस रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक काम और ट्रायल करते हैं। तो उन्होंने ट्राई करने के लिए कहा अब हम सरकार दोबारा बनाएंगे तो 2 करोड़ नई नौकरी देंगे हर साल, कहा था ना। तो नौजवानों को लगा कि अब तो नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब पूरे देश में मात्र 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो 20 करोड़ लोग, तो उन्होंने सोचा नौजवानों ने 5 साल में आधा तो निपट जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। अगर आधा रोजगार मिल गया लोगों को 10 करोड़, तो अगली बार अगर फिर बनाते हैं तो साथियों पूरी बेरोजगारी भारत से चली जाएगी। और नौजवानों में थोड़ा खून की गर्मी भी होती है, जोश भी होता है, शक्ति भी होती है, मगर नौजवानी में होश कम होता है। तो नौजवानों को उन्होंने टारगेट बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा भी दे दिया, और नारा का नाम रखा हर हर मोदी और घर घर मोदी। तो हमारे नौजवान नाचते हुए, डांस करते हुए कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी। और लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो फिर नौजवानों ने अपनी जवानी का जोर लगाया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। और बनते ही सरकार उन्होंने 2-2.5 करोड़ नौकरी छीन लिया, दिया नहीं, छीन लिया। और छीन लिया और चुनाव में वादा उन्होंने कहा हम देश का विकास करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यही कहा था ना। और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक और टोपी लगाए शख्स आए थे, उनका नाम था अन्ना हजारे। अभी कहीं दिखाई दे रहे हैं? तो अन्ना हजारे ऐसे आदमी थे कि जिनका सिर्फ नाम हजारे था, 1000 आदमी भी साथ में नहीं थे कभी। और इतना मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया कि हमारा आदमी टोपी लगा के चौराहे पे खड़ा होता था, कहता था मैं भी अन्ना हूं, मैं भी अन्ना हूं। हमारे यहां एक डॉक्टर साहब यादव जी, हमने पूछा क्या यादव जी? तो कहा अरे साहब क्या भ्रष्टाचार के विरोध में लोकपाल कानून आएगा। पूछा कैसे आएगा? कहा मैं हूं अन्ना, यही कहा था ना, मैं हूं अन्ना। और टोपी लगा के चौराहे पे कहा। और उसके बाद अब मैं गया एक दिन घर पे, क्योंकि जल्दी घर नहीं जाता हूं। तो जब घर गया तो हमने कहा डॉक्टर साहब तो अब कहां है अन्ना? कहा अरे अन्ना को आगे करके बीजेपी और केजरीवाल ने चूना लगा दिया। तो हमने कहा ऐसा ही उस समय हमने समझाया था। तो हम लोगों को पता चल जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। और अन्ना हजारे जी की एक बड़ी खासियत थी, दोनों कान से बहरे थे। आप लोगों को जानकारी है क्या? नहीं है। दोनों कान से बहरे थे। हाँ, दोनों कान से बहरे थे। वो सुनाते सबको थे, किसी की सुनते ही नहीं थे। ये अन्ना हजारे जी की बात बता रहा हूं। और वायलूम एक मशीन रखना पड़ता था सुनने के लिए। एक कार्यकर्ता तो इतना शरारती था, उन्हीं का कार्यकर्ता जब जान गया कि अन्ना सबको बुढ़ौती में चूना लगा रहे हैं, तो उसने सोचा कुछ देर अन्ना को चूना लगाते हैं।
तो अन्ना जी जब बोल रहे थे तो उसने क्या किया, बोला नहीं, मशीन लगा लिया उन्होंने कान में। जब अन्ना जी कान में मशीन लगा लिए तो कार्यकर्ता ने जानबूझ कैसे किया कि बोल रहे हैं, तो अन्ना को लगा कि अरे हाँ बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मशीन की पूरी वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब पूरी वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो कार्यकर्ता तेज से बोल दिया, और जब तेज से बोला तो कान में खड़खड़ा गए। तो अन्ना इस टाइप के आदमी थे। अब अन्ना नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म हो गई, बढ़ गई? मैं आपको उस पॉइंट पे भी आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये महिलाएं हैं हमारे समाज की, इनको भी आधार बनाया उन्होंने। तो फिर सोचा कि हो सकता है नौजवान फिसल जाए। तो 50% महिलाओं की संख्या है देश में। तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने प्लान बनाया कि इस देश के महिलाओं को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। नरेंद्र मोदी वो कहते हैं 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, बस झूठ बोल के जीना है, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई नहीं, मैं आपको सिद्ध करता हूं कितना फरेबी आदमी है। एक तो आसाराम जी दाढ़ी बढ़ाए थे, ये आसाराम के छोटे भाई झासाराम हैं, ये झांसा देने में बड़े माहिर है। तो उन्होंने महिलाओं को कहा, महिलाओं को उन्होंने एक बात कहा कि अब हम महिलाओं को कैसे बेवकूफ बनाएं। महिलाओं की बड़ी समझदारी का मुझे दाग देना पड़ेगा। महिलाओं का एक किस्सा मैं बताऊंगा। महिलाओं को नाराज होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे गांव में ही कपड़ा बेचने वाला एक आया व्यापारी, तो उसने कहा हम ये चद्दर जो है 325 के देंगे। तो नहीं उन्होंने कहा नहीं, तो और कम करते करते वो कहा 250 तक में आया। तो उन्होंने कहा 250 तक नहीं दे सकती हूं, लेकिन 425 देंगे। कभी कभी होशियारी में ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो महिलाओं को, और एक बात है, महिला को अगर आप समझा दीजिए तो महिला आपकी लड़ाई इतना लड़ेगी कि आपके घर में जो पुरुष होगा वो परेशान हो जाएगा। बात मनवा लेती हैं कि नहीं? और जब उनको कुछ बनवाना होता है तो सोना अगर 2 रुपया सस्ता होता है, तो महिलाएं अगर सोने का आभूषण बनवाना है तो पुरुष को कहेंगे अपने पति को, अरे जानते नहीं है सोना सस्ता हो गया है। कितना सस्ता हो गया? अरे 2 रुपया ही सस्ता हुआ, लेकिन आगे और महंगा हो जाएगा। जैसे सारा जो है मैनेजमेंट वो जानती हैं कि कहां से घटेगा और कहां से बढ़ेगा। जब बनवा लेंगी तभी चैन से बैठेगी। तो उन्होंने महिलाओं को मैनेज करने के लिए कहा कि अब हम गैस सिलेंडर देंगे, और गैस सिलेंडर जो देने की योजना थी उसका नाम रखा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से गैस मिला है किसी को? मिला फ्री में? तो नरेंद्र मोदी ने कहा ये हम फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं। अब पूरे देश में अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दलालों को लगा दिया। कहीं 100 रुपया कमीशन लगा, कहीं 200 लगा, कहीं 500 लगा, कहीं 1000 लगा, कोई तो कोई 1500, 2000 तक दिए। आप लोग भी दिए होंगे? कितना दिए थे? 1000। देखिए आ गई बात ना। तो 1000 हमारी माता जी ने भी 1000 दिया, और इसमें से कोई 5 ही सही दुआ होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कितने में दिया था? फ्री में। अब आपको और बता रहा हूं, एक तो दलाली करवा लिया, और दूसरी बात क्या नुकसान आपका किया ये आपको जान के हैरानी होगी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था, और आप शहर में जाते हैं, शहर में इसमें कौन कौन लोग गए हैं? बड़े बड़े कॉलोनियों में कुछ लोग गए होंगे, हाँ गए होंगे। तो आप गए होंगे, तो अब जब जाएंगे शहर में तो पहले जो है गैस सिलेंडर से वहां खाना बनता था, अब वहां पाइपलाइन से, अब गैस जो है पाइपलाइन से जाती है। गैस का बाटला खत्म हो गया वहां। अब जब गैस का टंकी खत्म हो गई गैस की, सिलेंडर की, तो अब वहां जब पाइपलाइन से हो गया, दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, आप कानपुर के महानगर में जाएंगे, लखनऊ के महानगर में जाएंगे,
तो एक साथ इतना ज्यादा गैस की टंकी फ्री हो गई, तो अब टंकी क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि मुझसे बड़ा कोई कबाड़ी तो दुनिया में है नहीं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई कबाड़ी नहीं है। तो कबाड़ियों को उन्होंने बुलाया, पूछा ये बताओ ये टंकी बाबू कितने को लोगे? तो उस कबाड़ी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा 200 रुपया देने में तो घाटे का सौदा है, तो उन्होंने इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम गैस को, उनके मालिकों को उन्होंने मीटिंग किया, उनसे कहा आप हजारों करोड़ रुपया लगा के प्रचार प्रसार करोगे गैस का, और गैस का कनेक्शन हम फ्री में दे रहे हैं, और उसमें पैसा कमाने की योजना बनाई। नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर में भ्रष्टाचार किया, वो चोरी किया और लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि चोरी आपको देर में समझ में आती है। और उन्होंने क्या किया, गैस सिलेंडर जब आपको फ्री में दिया तो पहले डायरेक्ट सब्सिडी होती थी, डायरेक्ट गैस में छूट होता था, और नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग लिया उनका, तो कहा आप हजारों करोड़ रुपया प्रचार करोगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो हजारों करोड़ प्रचार करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बड़ी दाढ़ी लगा के गैस सिलेंडर का प्रचार किए कि नहीं किए? बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई, हजारों करोड़ कंपनी वाले लगाते, नरेंद्र मोदी जी लगा लिए। और उसके बाद उन्होंने सब्सिडी के तौर पे कहा कि अब हम फ्री में गैस कनेक्शन दे दिए हैं, अब आप क्या करोगे? तो कहा अब आप कहिए कि आप पहले पूरा पैसा गैस सिलेंडर का जमा करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। ये कहा था कि नहीं कहा? और फिर उन्होंने अगला प्लान बनाया कि ब्याज सहित गैस सिलेंडर का कैसे पैसा वसूला जाए। तो उन्होंने एक नियम और बनाया, कहा उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत जिन लोगों ने गैस सिलेंडर फ्री में लिया है उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके खाते में सब्सिडी आती थी? नहीं आई। देख लीजिए, उदाहरण है ना, हम लोग गांव में सारी चीजें जांच पड़ताल के बोल रहे हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। तो गैस कनेक्शन का जो आना चाहिए सब्सिडी, वो नहीं आया। जब सब्सिडी नहीं आया, जब तक वो सब्सिडी नहीं आया, गैस चलता रहा। जब चक्रवृद्धि ब्याज नए गैस सिलेंडर कनेक्शन का ले लिए, सिर्फ गैस कनेक्शन के पैसा नहीं लिया, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के जब ले लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब आज से गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद। अब सब्सिडी चल रही है क्या? बंद है। तो पहले तो उज्ज्वला गैस का सब्सिडी रोका, अब उन्होंने कहा अब सबकी सब्सिडी गायब हो गई। और तो और इतना ड्रामेबाज आदमी, वो आए टीवी पे, तो नरेंद्र मोदी जी, झासाराम जी आए टीवी पे। आने के बाद उन्होंने कहा कि जब महिलाएं खाना बनाती हैं लकड़ी से, तो उनकी आंसू जब गिरते हैं धुएं से, तो मुझे रोना आ जाता है मेरी मां बहनों की। इतना कहा था। और अब क्या हुआ? पूरे देश में टहल लीजिए, जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में मात्र बारिश में 2 महीने से ज्यादा गैस सिलेंडर पे महिलाएं खाना नहीं बना रही हैं। अब आप काहे पे बना रही हैं? लकड़ी पे आ गई हैं, लकड़ी पे आ गई। देख लीजिए, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। अब 1000 रुपया हो गया, तो 1000 रुपए कह रही हम भरा ही नहीं पाए, इसलिए अब फिर लकड़ी पे आ गए। अब तो माताएं बहनें रो रही है ना, आंसू गिर रहे हैं ना धुआं से। अब नरेंद्र मोदी को रोना नहीं आ रहा है। अब वो प्लान बना रहे हैं कि फिर कौन सा ड्रामा लेके चलें कि फंसाया जाए देश की जनता को। उसके बाद अभी एक और योजना लेके आए हैं। उस योजना का नाम है 5 किलो योजना देने का अन्य योजना। और अन्य योजना में आप जानते हैं क्या है? अनाज की योजना। तो 5 किलो का जो पैकेट है, तो उसमें जो अनाज है 5 किलो का, वो 98 रुपया 75 पैसे का है, यानी 100 रुपए से कम अनाज। लेकिन 222 तक, चुनाव तक उनका झोला चलना चाहिए, थैला। इसलिए मोदी योगी की फोटो लग गई बीजेपी की, और उसकी कीमत 140 रुपया है, यानी गरीब के नाम पे योजना।
और गरीब के नाम पे जो योजना बनी, गरीब को अनाज 100 रुपए का, और झोला कितने का नरेंद्र मोदी का? 140 का, और हजारों करोड़ रुपया पब्लिसिटी करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाया। इतना बड़ा कोई नौटंकीबाज है देश में? हाँ? और उन्होंने कहा बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, 100 करोड़ दिया उन्होंने बच्चों के विकास के लिए, और साथियों 300 करोड़ से ज्यादा उन्होंने अपने प्रचार पे खर्च कर लिया। यानी बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, इस योजना में 100 करोड़, और इस योजना का प्रचार करने के लिए 300 करोड़। और तो और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी तो 50% महिलाएं हैं, 131 करोड़ जनसंख्या है। तो साथियों 131 करोड़ जनसंख्या है तो 2 रुपया भी पर महिला का नहीं पड़ रहा है 1 साल का। तो 1 साल में 2 रुपए में पढ़ लेगी बेटी और बढ़ जाएगी। तो 200 रुपए का ट्यूशन, और बीजेपी सरकार 2 रुपए में बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, ये योजना थी। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। और उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार दे रहे थे, और एक साथ 6 हजार दे सकते थे ना, लेकिन नरेंद्र मोदी 4-4 महीने पे देते। क्यों देते हैं? कि किसान को 2000 याद रहना चाहिए कि किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नरेंद्र मोदी को याद करना है और सबको भूल जाना है, ऐसा उन्होंने योजना बनाते हैं। और तो और जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में कहा गरीबों को हम 3 महीने में 1-1 हजार देंगे, 3000 जो आए थे बाहर से। और उन्होंने क्या प्लान बनाया? तो बार बार बैंकों में लाइन लगवाने के लिए 1-1 हजार दिया, और किसी के यहां चने का भुजौना दिया, किसी के यहां दिया नहीं, ऊपर से मारपीट पूरा अलग से करवाया कि नहीं करवाया नौटंकी? कोई पाया कोई नहीं पाया। ये सारा का सारा गरीबों के नाम पे जो योजना बनाया वो भ्रष्टाचार से वहीं लूट लिया उन्होंने। घर बैठे लूट के आधा तिहा बांटने के बाद इस देश में नौटंकी का काम शुरू कर दिए। और हम ही नहीं कह रहे हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जस्टिस साहब भी कह रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने कहा, अभी पेपर में छप के आया, उन्होंने कहा सरकारें झूठ बोलती हैं। वो कह रहे हैं सरकारें झूठ बोलती हैं, और सरकार जब झूठ बोल रही है तो ऐसी स्थिति में जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो समाज को सही बात समझाए। ये कौन कह रहा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। तो अब तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ये नहीं कह सकते कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ये तो नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा सरकारें झूठ बोलती है, सरकारों से सतर्क रहना चाहिए, और बुद्धिजीवी वर्ग इसका प्रचार प्रसार करे कि सरकारें कैसे झूठ बोल रही है। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। अब और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बीजेपी सरकार 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं कि राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, यही कहते हैं ना, उनकी सरकार में जब वो प्रधानमंत्री थे तो साथियों जब कारगिल में युद्ध हुआ तो सैनिकों का जो कफन है, ताबूत है, उसमें बीजेपी सरकार ने घोटाला किया था। तो जो सैनिकों के कफन चोर हैं उनको हमने सोचा राष्ट्र दे देते हैं, तो आज राष्ट्र ही चोरी कर लिया उन्होंने। भारत का नक्शा दिखाई देता है, लेकिन भारत देश के अंदर भारत देश की संपदा बिक गई। आज भारत के अंदर भारत नहीं दिखाई देता। नरेंद्र मोदी जी का आपको हिस्टोरिकल आपको और अभी वर्तमान की परिस्थिति आपको आकलन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये स्थितियां क्या हो गई, हम लोग क्या किया। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा इस देश की जनता ने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बन गई, योगी जी की जब सरकार बनी तो ताजपोशी में योगी जी ने बुलाया। जब वो लखनऊ उतरे तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो योगी जी ने कहा ये तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। तो उन्होंने कहा एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है,
तो अडानी को फोन किया उन्होंने, मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी को फोन किए कि वो एयरपोर्ट बेचो। तो नरेंद्र मोदी जी ने गौतम अडानी को फोन किया और उन्होंने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बेच लिया। और उसके बाद वो आए तो कहा ये क्या है, तो कहा ये लखनऊ का स्टेशन है, फिर उन्होंने बेच लिया। और इतने में वो सभा में ताजपोशी किए। तो हमारे समाज में भी बहुत सारे नालायक लोग हैं, उनको समझ में तो आता नहीं है। तो एक तो दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी साहब आप आइए कानपुर, तो कानपुर चले गए। जब कानपुर गए तो कानपुर का स्टेशन जब उन्होंने देखा, पूछा ये क्या है, तो कहा तो कानपुर का स्टेशन है। तो उन्होंने कानपुर का स्टेशन बेच लिया। केशव प्रसाद मौर्य जी को जानते हैं, वो रहने वाले कौशाम्बी के हैं और रहते हमारे इलाहाबाद में हैं। तो उन्होंने कहा इलाहाबाद की धरती पे आइए नरेंद्र मोदी जी। तो इलाहाबाद की धरती पे नरेंद्र मोदी जी गए, प्रयागराज का दर्शन किए और आरती चलाई गंगा मां का। उसके बाद आए तो पूछा ये क्या है, तो कहा ये तो इलाहाबाद स्टेशन है। तो कहा इसको भी बेच लिया उन्होंने। तो बनारस के लोग दोबारा फिर बुला लिए कि आ जाइए चुनाव लड़ने। तो नरेंद्र मोदी जी गए, पूछा ये क्या है, तो कहा ये तो रेलवे का बड़ा हॉस्पिटल है। तो कहा इसको टाटा को बेच लिया उन्होंने। आज टाटा कैंसर हॉस्पिटल है वहां। और जब दोबारा फिर बुलाया तो फिर जब गए गंगा मां की आरती करने तो पूछा ये क्या है, तो कहा ये तो रेलवे स्टेशन है बनारस का। तो कहा इसको भी बेच लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन बेच लिया। और तब उसके बाद साथियों नरेंद्र मोदी जी को मुंबई के लोग बुलाए। आपको मालूम है महाराष्ट्र के लोगों ने बुलाया। जब महाराष्ट्र के बीजेपी के लोगों ने बुलाया तो शिवसेना के लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन बुलाया गया जब, तो नरेंद्र मोदी जी जब एयरपोर्ट पे उतरे तो पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो भी अडानी को बेच लिया। तो नरेंद्र मोदी वहां अडानी को बेच लिए। अभी छत्तीसगढ़ के लोगों ने बुलाया, जब रायगढ़ पहुंचे तो पूछा ये क्या है, तो कहा ये रायगढ़ का स्टेशन है। तो 600 करोड़ रुपए की बोली लग गई, अभी बेचने जा रहे हैं। तो साथियों और रांची ने, झारखंड के रांची के लोगों ने बुला लिया। रघुवीर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने बुला लिया। तो रघुवर प्रसाद जी ने बुलाया तो पूछा ये क्या है, तो कहा ये तो रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो कहा अब इसको भी बेच लेते हैं, वो भी लिस्ट में लग गए। और पूछा दिल्ली फिर पहुंचे नरेंद्र मोदी जी, पूछा ये काहे का टावर है, तो कहा ये बीएसएनएल का है। तो कहा ये तो बड़ा टावर है। तो कहा बड़ा ही टावर नहीं है, 3600 से ज्यादा टावर है। तो कहा सब बेच लेते हैं। तो बीएसएनएल भी बेच लिया। मालूम है आप लोगों को मोदी इतना बड़ा अपशगुन है कि जब से आया है देश में एक न एक संकट आ रहा है। कहीं नोटबंदी, कहीं जो है कोरोना आ रहा है ना, और एक एक संपत्ति देश की बेच ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अपशगुन है। तो मैं तो कहता हूं बहराइच वालों को कि साहब आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी अगर आए और मोदी जी के चेले चपाटे आए तो उनसे कहिए मोदी जी को बहराइच में आने मत दो, नहीं तो बहराइच भी बचने वाला नहीं है साथियों। बहराइच भी बेच के चले जाएंगे। और तो और जब नरेंद्र मोदी कहीं चले तो काला कपड़ा पहन लीजिए, काला झंडा दिखा दीजिए और अपने तन का कोट पैंट मत दिखाइएगा, नहीं वो भी बेच लेंगे। इतना अपशगुन आदमी है देश के लिए। तो ये आपको समझने की जरूरत है, राष्ट्र की संपत्ति कौड़ियों के भाव उन्होंने बेच लिया। और तो और जब पहली बार 15 अगस्त को जब गए लाल किला पे, जब झंडा फहराया उन्होंने, तो लाल किला को उन्होंने बार बार घूम के देखा। तभी हम समझ गए थे कि अब लाल किला भी बिकने वाला है। हम तो समझ गए थे लाल किला बिकने वाला है, लेकिन हमारा समाज नहीं समझ पाया। और उसके बाद उन्होंने लाल किला भी बेच लिया, ये जानकारी है ना।
अब अगर डालमिया जी अगर इजाजत देंगे तब तो भाषण देंगे, नहीं तो भाषण भी प्रधानमंत्री देने वाला नहीं है, लाल किला ही नहीं मिलेगा उसे भाषण देने की। तो देश की स्थिति इतनी पुअर कर दिया उन्होंने। रेलवे के आप डिब्बे पे चढ़ते होंगे तो रेलवे में लिखा रहता है ये रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, लिखा रहता है ना। अब जब रेलवे के डिब्बे में थोड़ा सा खरोच मारने से दंडनीय अपराध है तो रेलवे को बेचना कितना बड़ा अपराध है, महाअपराध है ना। तो राष्ट्र के बेचने वाले लोग राष्ट्र के हित में हैं या राष्ट्र के द्रोही हैं? राष्ट्रभक्त तो नहीं है। राष्ट्र की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचने वाले ये राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी केंद्र की सरकार में अगर आ गई तो बेचने वाले लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। हमारे देश में जब सरदार पटेल जी थे तो पूरे राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए रियासतों को इकट्ठा किया और टुकड़े के भाव बेचने का इन्होंने काम किया। राष्ट्र में और सरकारें रही, उन्होंने बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और पहले लोग जब प्राइवेट में ज्वाइनिंग करते थे तो लोग कहते थे कि जाओ बेटा लग जाओ, साल 2 साल में परमानेंट हो जाओगे। कहते हैं कि नहीं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे ना, अरे जाओ बेटा साल 2 साल में परमानेंट हो जाओगे, मन लगा के काम करना। और आज क्या कहते हैं कि बेटा चाहे जितना मन लगा के काम करो, नरेंद्र मोदी का कब मन आएगा कि आपका विभाग बिक जाएगा और सरकारी होते हुए आप प्राइवेट हो जाओगे। ये उल्टा हो गया ना। और तो और आपको मैं बहुत सारे षड्यंत्रों को आपको जानने की जरूरत है और अकेले करने में कामयाब नहीं हुए। ये बीजेपी कांग्रेस अकेले कामयाब नहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचाने में। जिस तरीके से एक घना जंगल है आपके बगल, तो घने जंगल में एक बार क्या हुआ कि घने जंगल को कुछ व्यापारी खरीद लिए। तो पेड़ पौधों को लगा कि अब हमारा कटना तय है। तो पेड़ पौधे गए बूढ़े बुजुर्ग बरगद के पास, कहा कि साहब अब तो खरीद लिया गया ये जंगल, तो कहा जाओ आराम करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद एक ट्रक कुल्हाड़ी गिर गई तो कहा जाओ अब भी आराम करो, कुछ नहीं होगा। फिर पेड़ पौधे गए, कहा अब तो अपना छोटा वाला भाई बेंट भी गिर गया। तो कहा अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कटने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जानते हैं क्या है साथियों, कहा जो ये बेंट है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, वो कुल्हाड़ी के तुम्हारे दुश्मन के पिछवाड़े में घुसेगा और उसी की मदद से तुम्हें काटा जाएगा। इसलिए आज हम कटे हुए हैं, हमारे लोगों ने मदद किया उनकी। अगर अनुप्रिया पटेल जी अगर बीजेपी का समर्थन नहीं करते तो क्या नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बनते? क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर मदद नहीं करते तो क्या बनते? क्या ओम प्रकाश राजभर अगर मदद नहीं करते तो क्या बनते? क्या संजय निषाद अगर मदद नहीं करते तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनती? ऐसे तमाम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, के नेताओं ने उनको समर्थन किया, इसकी वजह से वो सरकार में आए। सरकार में आने के बाद उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति बेच दिया। अब पूछो उनसे कि तुम्हारे बेटे का रिजर्वेशन कहां है? सरकारी नौकरी में। और जब सरकारी विभाग ही नहीं है तो तुम्हारे बच्चों का रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। प्रमोशन रिजर्वेशन पहले से खत्म हो गया था। अब आप गर्व से कहो हम जाति क्यों वोट देंगे, कहो ना, कुछ दिन और जाति को वोट दे दो, उसके बाद पता चलेगा जब ये शरीर से कपड़े निकाले जाएंगे तब। भारत में प्रति व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा अबोध जो पैदा होता है, मां का दूध नहीं पीता, जैसे जमीन पे गिरता है 60,000 के कर्ज में डूब जाता है। ये सरकारों ने हमारे नाम पे लिया विश्व बैंक से। ये कौन नेता बता रहा है? नेता हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं,
विरासत बचा रहे हैं। कोई पुत्र मोह में राजनीति कर रहा है कि हमारा बेटा नेता हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। कोई सोच रहा हमारा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, और अपने जाति के चक्कर में हमारा समाज पिसता जा रहा है। उसको आज भी आंख खोल के देख नहीं सकता है। यह परिस्थिति पैदा हो गई और कुछ लोग इतने महान हो गए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, हमें मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, जो जनता के आगे गिड़गिड़ाती हो। और ये सरकार क्या है? जब नौजवान लोग रोजगार मांगने गए तो उनको लाठी से पीटा गया, तो रोजगार मांगने वालों को लाठी से पीटा गया। जब महिलाएं आंदोलन किए, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती, सहायिका और आशा बहुए, तो उनको लाठी से पिटाई हुई। और विधानसभा के सामने गर्भ से थी हमारी माताएं बहनाएं, उनको पुलिस या तांडव से पीटा गया और गर्भ वहीं खत्म हो गया, यानी गर्भपात हो गया वहीं पे। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। फिर पूछिए कि वो जो पिटने वाले लोग थे क्या है, तो कहेंगे हमें नहीं मालूम है। और बहुजन समाज पार्टी की विरासत चलाने वाली बहन जी, उनका भी आपको चरित्र समझ में आना चाहिए। उन्होंने अभी विकास दुबे की हत्या हुई तो बिकरू कांड आपने सुना, 8 पुलिस वालों को जिस विकास दुबे ने हत्या किया, बहन जी ने कहा विकास दुबे के परिवार जो जेल में बंद है, बहन जी ने खुलेआम कहा कि उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने पैसे से और अपने वकील से लड़ाई लड़ेगी। और ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। अभी भी, आज भी है पेपर में, आज के भी पेपर में है कि बहन जी ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है और वो सारे अत्याचार की लड़ाई बहन जी लड़ेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, बहन जी उनकी लड़ाई लड़ेंगी तो इस बहुजन समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब देखते हैं, तो जब अनीश कन्नौजिया की हत्या हुई तो बहन जी ने नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। जब छोटेलाल दिवाकर प्रधान की हत्या हुई, 2 ब्राह्मणों ने गोली मार दिया, तब बहन जी ने नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। जब सोनू यादव ने हमारी मीडिया है, आपकी जरूरत नहीं है। जब सोनू यादव ने की हत्या हुई तो सोनू यादव की हत्या हुई तो उसके लिए भी बहन जी ने नहीं कहा। जब अवधेश सरोज की हत्या हुई तब भी नहीं कहा गया। तो ये बातें आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? इस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने की जरूरत है। हमें अब किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है साथियों। अब हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि अपने समाज की लड़ाई मजबूती से कैसे लड़ें। तो लड़ने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अब एक काम करने की जरूरत है। तो काम क्या है? हम एजेंडे के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ के। तो जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के राजनीति करने की जरूरत है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये एजेंडा बनाया। 29 एजेंडे में क्या बनाया? पहला, जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जाति आधारित लड़ाई लड़ाने का काम किया, वो लड़ाई लड़ाने से क्या हो गया? तो साथियों, एक तरीके है, उनको कहते हैं इस जाति के लोग खा लिए आपका हिस्सा, उस जाति को कहते हैं आपके जाति के लोग खा लिए, और लड़ाई लड़ाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जब हमारी सरकार बनेगी तो जाति के आधार पे जो लड़ाई लड़ाने वाले लोग हैं सभी जाति की गिनती करा लेंगे और उसके पास कितना साधन संसाधन है ये डाटा कलेक्ट कर लेंगे। और जब डाटा कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, तब पता चलेगा किसका हिस्सा किसने खाया। और संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा। तो न्याय क्या है देश में? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना? यही तो न्याय है। दूसरी प्लान हम लोगों ने बनाया कि जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? भूमि की मर्यादा तय करेंगे। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास दफन करने के लिए
हमारे पास जमीन नहीं है। तो जब भूमि की मर्यादा तय कर दी जाएगी तो जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे लेके जो भूमिहीन लोग हैं उनको बसाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। जैसे ये एरिया आप देखते हैं, बहराइच से लेके आप चले जाते हैं लखीमपुर खीरी का इलाका लेके पीलीभीत के तरफ चले जाते हैं तो आप देखते हैं शारदा नदी के किनारे जो जमीनें हैं वो बसाए गए लोग हैं। वो ज्यादातर कहां के हैं तो आप देखेंगे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वहां के लोग हैं। उनको एकड़ एकड़ जमीनें दी गई, कई एकड़ जमीन देके उनको बसाया गया। और जब बसाया गया तो ये बसाने के बाद उनके साथ न्याय हुआ और उसमें भी अभी न्याय नहीं हुआ। जिसको बसाया गया आज भी उनके नाम पे जमीन रजिस्ट्री नहीं किया सरकार ने। 1956 में बसाया, 1972 में बसाया, 1985 में बसाया, 86 में बसाया, लेकिन साथियों मालिकाना अधिकार नहीं है। आप वो जमीन बेच न सकते हैं, ना ही जमीन खरीद सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बनाया। इससे हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति जब निर्माण होगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी उनको जमीन एकदम रजिस्टर्ड करेगी, आवंटित करेगी, तो न्याय होगा। तीसरे नंबर का हम लोगों ने मुद्दा बनाया कि जब हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक परिवार को 18,000 रुपए महीने दिया जाए। अगर 18,000 दे लेकिन सरकार बदले में काम ले, अगर काम नहीं लोगे तो नकारापन आ जाएगा पूरे देश में। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए क्या करेंगे? तो साथियों इसलिए उनसे काम लिया जाएगा। और काम लेने के क्या करेंगे? काम कैसे लिया जाएगा? तो जो किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाए, जो उनसे दिया जाएगा, जैसे गन्ना है, गन्ने की लुगदी से कप, प्लेट और ग्लास बनेगी। और जो आलू है, आप आलू बेचते हो तो जब सस्ती समय होता है तो 2 किलो से 4 रुपए किलो आप बेचते हो। आप लोग इधर रहिए, आप करने दीजिए जो करना है, आपकी चिंता है क्या? हाँ, उसके बाद जब आलू चली जाती है तो कंपनी के मालिक 400 रुपए किलो बेचते हैं चिप्स बना के। ना किसान को कोई फायदा है, ना कोई मजदूर को फायदा है। अभी क्या हो रहा है? किसान अपने पसंद से धान खरीद सकता है, गेहूं खरीद सकता है, गन्ना का बीज खरीद सकता है, जुताई कर सकता है, बुआई कर सकता है, कटाई कर सकता है, लेकिन धान, गेहूं, गन्ने की कीमत किसान नहीं तय करता, वो व्यापारी और उद्योगपति तय करते हैं। और बदले में क्या है? बदले में सर, तो बदले में साथियों ये है 50 पैसे की टॉफी अगर कोई कंपनी का आदमी तय बनाता है तो 50 पैसे के टॉफी का रेट कौन तय करता है? तो 50 पैसे का टॉफी का रेट कंपनी तय करती है। ये माइक पे बोल रहा हूं, इसका रेट किसने तय किया? आहूजा कंपनी ने तय किया। ये मोबाइल वालों ने तय किया। तो सारी चीज का रेट तय व्यापारी करता है, लेकिन किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसका रेट किसान तय नहीं करता, इसलिए किसान मर रहा है। तो इसलिए जब सरकार बनेगी तो इसका मानक तय किया जाएगा और कृषि को एक विशेष उसका कमीशन बनाया जाए। उस न्याय प्रणाली पे काम करने से हित और कल्याण हो जाएगा। अगला हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको 5,000 रुपए मिलना चाहिए। अगर साथियों कोई ग्रेजुएशन किया है तो 3,000 मिलना चाहिए, कोई इंटर किया है तो 2,500 मिलना चाहिए, और कोई हाई स्कूल किया है तो 2,000 उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। तो बेरोजगारी भत्ता, आप लोग क्यों टेंशन मत लीजिए, अभी 2 मिनट के बाद हम बात करते हैं। तो वो जो है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, या तो सरकार उनको नौकरी दे, नहीं तो ऐसी नपुंसक सरकार की जरूरत नहीं है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरे हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और 60 साल जो उम्र क्रॉस कर गया उसे तब तक वृद्धा पेंशन लागू किया जाए जब तक वो मर न जाए, और 3,000 रुपए महीने वृद्धा पेंशन लागू किया जाए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अगर ये काम किया जाए, ताली बजाने, प्रेस का काम ताली बजाना नहीं है,
अभी सवाल पूछना है हमसे, पूछिएगा। ये काम आपका नहीं है, ये जनता का है। नहीं जनता, आप प्रेस है, क्या मर्यादा खोते हैं आप? आपकी एक मर्यादा है, आप बैठे रहिए। तो इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है। अभी क्या है, हम जिस स्कूल में बच्चों को भेजते हैं उस स्कूल में वेल एजुकेटेड जाता है, हमारा मास्टर वेल एजुकेटेड होता है, बीएड होता है, टीजीटी होता है, साथियों विशिष्ट बीटीसी होता है, टेट पास करके जाता है। योग्यता की कमी नहीं है, सरकार योग्यता को दिखाने नहीं देती और काम देती है मास्टरों को जनगणना, बाल गणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, नसबंदी गणना, पोलियो ड्रॉप और चुनाव में वोटर लिस्ट संशोधन और वोट डलवाना और वोट की काउंटिंग करना। ये काम देने की वजह से इस देश में अशिक्षा और नालायकी पैदा हो गई, जाहिलता पैदा हो गई। ये क्यों करना चाहते हैं कि जब समाज में जाहिल और गंवार होंगे तो इनकी बात से तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। ये कहेंगे आम को इमली, तो हम कहेंगे नहीं इमली। और पढ़ लिख लेंगे तो क्या कहेंगे, अरे गधे हो क्या, ये तो आम है, इमली तो है नहीं। ये बात इसलिए जब हम लोगों की सरकार आएगी, एकल शिक्षा पद्धति लागू करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे एक ही स्कूल में या तो पढ़े या तो इस स्कूल को वेल डेवलप कर दिया जाए और एक ही सिलेबस भारत में पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए। और नहीं तो क्या हो रहा है, हर प्राइवेट स्कूल अपनी अपनी किताब पढ़ा रहा है। अपनी अपनी किताब पढ़ाने की मान्यता नहीं होनी चाहिए। सरकार उस पे आरोप लगाता हूं मैं, सरकार बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूलों से कमीशन ले रही है। नहीं तो एकल शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए, एक ही विषय पढ़ाया जाना चाहिए। और जब सरकार आएगी तो ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। इतना करने का भी उद्देश्य मुद्दे इसीलिए आपको बता रहे हैं। और भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा नकल नहीं कर पा रही है। साथियों, नकल क्यों करेगी? अगर बसपा ने नकल किया तो सतीश चंद्र मिश्रा जी उसको नकल करने देंगे? अगर सपा ने किया तो अभिषेक मिश्रा जी उनको नकल करने देंगे? ये करने नहीं देंगे। और बीजेपी कांग्रेस साथियों कर नहीं सकती। जब बीजेपी कांग्रेस राष्ट्र को बेच रहे हैं, और क्यों किया? और भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हर गैर कानूनी कार्य पे प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। वो कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण है 2014 के चुनाव में 1450 करोड़ रुपया टाटा, बिड़ला, अंबानी जैसे लोगों से नरेंद्र मोदी जी ने चंदा लिया था और कांग्रेस ने कहा कानून बनाने नहीं देंगे, तो 800 करोड़ रुपया दिया था उन्हें। अभी 2019 के चुनाव में तो साथियों 3650 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने फिर चंदा लिया और 491 करोड़ कांग्रेस ने लिया। तो इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और सपा बसपा 2004 से 14 तक यूपीए यानी कांग्रेस को बेशर्त समर्थन किया। उसने हमारे दोहरी शिक्षा की नीति, प्राइमरी एजुकेशन, एमडीएम सिस्टम सारा कोलैप्स किया। खत्म करवाने में सपा बसपा ने भी मदद की। ये है स्थिति। इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। उसका कारण है हमें सीबीआई का डर नहीं है, सीआईडी का डर नहीं है, और कोई चोर और डकैत और बदमाश नहीं है। और जो काम कर रहे हैं संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। संविधान हमारे साथ है, इसलिए हमारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है साथियों। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी की जरूरत पड़ी। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक जाति की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है, एक वर्ग की पार्टी है और एक क्षेत्र की पार्टी है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 3500 जाति के लोग एक मंच पे काम करते हैं। और जो 5-5 परिवर्तन यात्रा निकाला गया है, तो साथियों 5 अलग अलग एरिया में कई जाति के नेता एक साथ काम कर रहे हैं। तो साथियों अभी इसमें देखेंगे तो कई जाति के नेता हैं। तो इसलिए ये सभी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के लोगों का है। और इसमें जो असमानतावादी व्यवस्था मानते हैं, जो मानवतावाद के विरोध में बात करते हैं, ऊंच नीच भेदभाव खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को हमारे पार्टी में कोई जगह
नहीं। जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को मानने वाले जो धर्म भी हैं, जो जातियां हैं, उसको हम गले से लगाते हैं, और जो नालायक लोग हैं उनको हम गले से लगाने का काम नहीं साथियों करते हैं। इसलिए आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग किया तो लोग कहते हैं सरकार कैसे बनाओगे। मैं कह रहा हूं इतने ही लोग आप विधायक बना दोगे। इतने लोग अलग अलग जाति के लोग हैं, अपने जातियों में, अपने रिश्तेदार नातेदारों में अगर विचारधारा फैला दिया तो कोई किसी की औकात है विधायक बनने से रोक देगा। और एक जगह अगर हो गया तो पूरे देश में हम लोग अगर यही लागू कर दिए तो साथियों पूरे देश में सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश अकेले नहीं। तो साथियों इस बार बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने जा रही है। अभी तो ये सिर्फ थोड़ा सा गर्म हुआ है, अभी माहौल और गर्म होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने दीजिए, पुलिस प्रोटेक्शन करेगी, पुलिस साथ में चलेगी, और पुलिस की मजबूरी होगी, चाहे वो मिश्रा जी हो चाहे दुबे जी, ऐसे करेंगे भाई साहब। चाहे जो हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, ये काम करेंगे। आदर्श आचार संहिता होने दीजिए, सारे लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे, एक एक बूथ पे अपना कैंप लगाएंगे, और तब पता चलेगा इस देश में राजनीति कैसे होनी चाहिए। इसमें आप लोग मदद करोगे, इस आशा विश्वास से मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।